हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुशअप क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। हमने गॉस लॉ पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली थी, उसके यूजेस पढ़ लिए थे और मैंने 3 फॉर्मूले डिराइव कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपके बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड में पूछा जाता है। एक मैंने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। दूसरा मैंने और इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई थी, मैंने कहा था अगर हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस वो कितनी थी हमारा kq/r²। फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, स्फीयर के बाहर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती kq/x²। x क्या है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना। r क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, और इसका डायग्राम भी मैंने बनवाया था। इधर अगर e है, इधर हमारी डिस्टेंस है, तो मैंने कहा सेंटर पे 0 है, मतलब जहां 0 और कहां तक 0 जाएगी, जहां तक सरफेस हो, मतलब x = r तक 0 होगी। उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम होगी kq/r², और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो डिक्रीज होती जाएगी। कुछ ऐसा डायग्राम बनना था, ठीक है ना। सेकंड मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बारे में भी मैंने बताया था। 3 फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर लिए थे। पहला फॉर्मूला मैंने E इनसाइड का बताया था स्फीयर के अंदर। अब यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहीं पर बोला जाए कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों केस में अगर हमारा कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे स्टोर होगा। और अगर बोला जा रहा है नॉन कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग में भी 2 केस पूछ सकता है। नॉन कंडक्टिंग फर्स्ट केस कहेगा यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर कहे नॉन कंडक्टिंग अनसिमेट्रिकली चार्ज, तो पूरे वॉल्यूम में नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो E इनसाइड मैंने बताया था कितना था kqx/r³, ये मेरे को बताता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। दूसरा हमारा E एट सरफेस था, E एट सरफेस आपको बताया था kq/r²। यहाँ पे Ex से इंडिपेंडेंट है। और नेक्स्ट बताया था E आउटसाइड, उसकी वैल्यू मैंने बताई थी kq/x²। x क्या है सेंटर से डिस्टेंस, है ना। और इसका जो ग्राफ बनना था यहाँ पे आप लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो आप x = r तक, ये आपकी डिस्टेंस है x। फिर से ग्राफ बना देता हूँ इसका। तो आपसे कहा गया था इनसाइड जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो कुछ इस तरह से जाएगा। और उसके बाद जब सरफेस पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब उसके बाद जाएगा x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 डायग्राम मैंने बताए थे, मैंने कहा था याद रखेंगे। और इसके अलावा थर्ड भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, है ना। एक शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म की वजह बताया था। उसकी वैल्यू क्या थी σ/2ε0, और कंडक्टिंग की वजह से बताई थी कितना σ/ε0। अब आप यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। इतनी चीज लास्ट टाइम मैंने बताई थी, इसके क्वेश्चन भी कराए थे काफी। आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं।
तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आपने कई जगह पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब दो वेरी स्मॉल चार्ज बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब दो छोटे छोटे चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब टू, है ना, यानी उसके दो पोल है। तो जैसे एग्जांपल आपने लिया था HCl, तो H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल। और मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस से इनटू कर देना, है ना। तो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, किसी एक चार्ज का उसके बीच की डिस्टेंस से इनटू करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट, है ना। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख देंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज होगा उसका मॉड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज का मॉड, P इज इक्वल टू चार्ज का मॉड क्या हो गया मेरा, Q, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो P की वैल्यू मेरी जो आ गई वो कितनी आ जाएगी, 2QL। लेकिन हमें इसे याद नहीं करना है, यहाँ बड़ा सा क्रॉस बना देंगे, याद इसे नहीं करेंगे, याद हम इसे करेंगे कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि हमेशा 2L में तुम लोग को कंफ्यूजन होगा, हमेशा गलत करोगे। तो याद क्या रखना है, चार्ज और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर मैं इधर देखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा, डायपोल मोमेंट को एरो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन बता रही है कि डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो फिर से मैं बता दूं, डायपोल क्या होता है, जब छोटे छोटे चार्ज के दो पार्टिकल के एक सिस्टम को बहुत कम डिस्टेंस पर रख देते हैं, दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, तो उसके सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल। और उसका अगर उनके बीच की डिस्टेंस है किसी चार्ज का उनके बीच की डिस्टेंस इनटू करा देते हैं तो मुझे क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और जो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। यूनिट देख लेते हैं इसका, Q होता है कूलॉम, L होती है डिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। इसका जो यूनिट है वो क्या हो गया, कूलॉम मीटर, ठीक है ना। तो चलिए इसके 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड, ठीक है ना। तो पहला मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपका एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उनके बीच की डिस्टेंस L, L और L है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +Q, इसके ऊपर चार्ज है वो है +Q, इसके ऊपर जो चार्ज है वो -2Q। तो कहा जा रहा है फाइंड P नेट, मतलब इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट बताना, ठीक है ना। तो अभी आपने जैसा कि डेफिनेशन वाइज पढ़ा, अगर दो हमारे ऑपोजिट चार्ज हो और उनके बीच स्मॉल डिस्टेंस हो, अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट चार्ज तो दिख नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव तो डायपोल बनाएंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको कैसा लिखूंगा, -2Q को एक -Q और एक -Q ये हो गया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो +Q हो गई, और इधर जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गई, +Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, L, L और L। बात है समझ। तो आपको यहाँ पे आप दो डायपोल मोमेंट दिख रहे होंगे, -Q + Q मिलके एक डायपोल मोमेंट बनाएगा, -Q और +Q मिलके एक डायपोल बनाएगा, और डायरेक्शन हमेशा इसकी किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब जो डायपोल होगा इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 60 डिग्री,
इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें पता है अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं, क्योंकि हमारा जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर वेक्टर है तो उन्हें डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते, डायरेक्ट हम लोग किससे करेंगे, वेक्टर एडिशन से। तो हमें पता है जो पी नेट होगा, एक तो हम लोग रिजल्टेंट से भी कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से भी कर लेते हैं ना। तो कंपोनेंट से करने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लो P है और ये भी P है, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज दोनों जगह सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, सेम। तो मैंने कहा दोनों P ये हो गए। P का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर ये पूरा 60 है तो हाफ कितना हो गया 30 डिग्री। तो मैंने कहा P का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, P cos 30। इस वाले P का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, P cos 30। P का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, P sin 30। P का इधर कंपोनेंट कितना आ गया, P sin 30। तो आप देख रहे हैं P sin 30, P sin 30 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो मेरा P नेट आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2P cos 30, है ना। तो मैंने इसे लिखा 2, P की वैल्यू लिख देते हैं। P की वैल्यू भाई क्या होगी, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। चार्ज है Q, डिस्टेंस कितनी है L। तभी मैंने कहा था अगर आप 2QL याद रखते तो यहाँ गलत कर देते। तो हमें क्या याद रखना है, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। तो ये हो गया L cos 30। cos 30 होता है कितना, √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ Q इनटू L। ये आ जाएगा आपका क्या, P नेट। बात आ रही समझ। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल के इस कॉर्नर पे -2Q चार्ज था, नीचे दोनों में पॉजिटिव चार्ज Q पॉजिटिव था, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी थी L, और सबके बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। आपसे पूछा था इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट बताइए। अब नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए मैंने पढ़ा है डायपोल मोमेंट क्या होता है, अगर दो छोटे छोटे चार्ज हो, दोनों अपोजिट होने चाहिए नेचर में और इक्वल मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। तो ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड का भी नहीं दिख रहा है, ना ही अपोजिट साइन के ये दिख रहे हैं दोनों। तो वो करने के लिए, उस तरह का सिस्टम बनाने के लिए मैंने -2Q को 2Q में डिवाइड कर दिया, -Q, और नीचे ये +Q था तो उन्हें वैसे ही रखा, +Q। ये -Q इस +Q के साथ क्या बनाएगा, एक डायपोल P लिख दिया। ये +Q इस -Q के साथ एक डायपोल बनाएगा, ये लिख दिया। दोनों, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने अभी बताई हमेशा किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों के बीच का एंगल 60। तो मैंने P का कंपोनेंट ले लिया, P cos 30 यानी 2P cos 30, सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है ना। इसको रिजल्टेंट से भी कर सकते थे हम लोग, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P नेट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, ठीक है ना, √P1², दोनों क्योंकि P है तो मैं लिखूंगा P² + P² + 2B² cos, दोनों के बीच का एंगल कितना 60, सही है ना। तो यहाँ देखेंगे cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा P√3। P की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और √3 आगे आ गया तो वापस से फिर से आ गया अपना √2QL, सही ना। ये एक पढ़ लिया मेथड आपने। इसके बाद इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, है ना, देखना। सेंटर ऑफ चार्ज हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए ये हमारा -2Q है, यहां पर हमारा +Q है, यहां पर भी मेरा +Q है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है L, ठीक है ना। अब अगर दोनों साइड चार्ज सेम हो, पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज सेम हो तभी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हम सेंटर ऑफ चार्ज नहीं ले सकते, यहां पे लेंगे, यहां भी इधर भी Q, तो मिड पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +2Q, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये अपना सेंटर ऑफ चार्ज हो गया। अब मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने कहा ये L है, इसका एंगल की वैल्यू कितनी है 30। तो मैंने कहा L का इधर कॉम्पोनेंट एंगल कितना आ जाएगा, L cos 30,
ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज हो गया, प्लस का 2q माइनस का 2q, इनके बीच की डिस्टेंस भी मुझे पता है, नेट p निकाल लेंगे। तो p का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज हमारा कितना 2q और डिस्टेंस कितनी है l cos 30, यहाँ पे लिख देता हूँ 2ql cos 30 होता है √3/2। 2 ने 2 को निपटा दिया, कितना आ गया √3ql। देखिए पहले वाले आंसर की तरह आया है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर चार्ज सेम होंगे तभी सेंटर ऑफ चार्ज ले सकते हैं, वरना हम नहीं ले सकते। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं वापस से। कहता है एक ट्रायंगल है, यहां पर हमारा प्लस का 3q चार्ज, यहां पर हमारा माइनस का q चार्ज, यहां पर हमारा माइनस का 2q चार्ज, और सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है l। वापस से आपको कहता है फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। वापस से इसका डायपोल मोमेंट पूछा गया, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या इसको वापस से सेंटर ऑफ चार्ज से कर सकते हैं क्या। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे प्लस 3q है, कोई भी इक्वल नहीं है इसकी, मतलब हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज से इसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, तो वापस से वही डिवाइड करने वाला। तो मैंने कहा प्लस 3q को मैं लिख सकता हूँ q प्लस 2q। तो ऊपर वाले चार्ज को मैंने लिख दिया q, दूसरे वाले को लिख दिया 2q, नीचे आपका वैसे ही है कितना माइनस q, और इधर कितना बेटा माइनस 2q, है ना। और वापस से ये सबके बीच की डिस्टेंस l l l। तो प्लस का q माइनस q के साथ एक डायपोल बनाएगा, प्लस का 2q माइनस 2q के साथ एक डायपोल बनाएगा। अब दोनों सेम नहीं होंगे, तो मैंने कहा ये वाला जो डायपोल मोमेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू हो गई p1। अब इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ चार्ज अलग हो गया, यहाँ q था, यहाँ 2q 2q, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी p2। दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। तो p1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस उनके बीच की। तो मॉड ऑफ चार्ज निकालेंगे, q आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी l। इसी तरह मैं p2 लिखूंगा, p2 क्या हो जाएगा, चार्ज 2q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है l। सही है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो p नेट होगा वो रिजल्टेंट से मैं करूंगा कितना, अंडर रूट p1 स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर l स्क्वायर, p2 स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर l स्क्वायर, प्लस 2p1 मतलब ql, p2 मतलब 2ql, और साथ में आया cos 60 डिग्री, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट वाला जैसा हमने वेक्टर में सीखा था फर्स्ट चैप्टर 11th में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 415, और यहां से आ जाएगा cos 60 1/2, 2 2 कैंसिल, तो 2 4 6 7q स्क्वायर l स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ql रूट 7, ये आपका आ जाएगा p नेट, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट आपका आ गया। इतनी बात समझ आ रही है। अब किसी भी तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं मैथ मेथड से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं। तो डायपोल मोमेंट हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब हम डायपोल को, किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब क्या होगा। तो मान लीजिए ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम बोल रहे हैं E, ठीक है ना। और यहां पर एक डायपोल मोमेंट रखा है, यहाँ पे माइनस q चार्ज है, यहाँ पर प्लस q चार्ज है। तो इस वाले चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा q टाइम्स ऑफ e, इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस QE, है ना। और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मान लीजिए कितना है थीटा, ठीक है। तो अभी मैं कहूंगा इस पे जो नेट फोर्स होगा F नेट,
वो कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो हम कहेंगे जो नेट फोर्स ऑन डायपोल होगा वो क्या होगा 0, ऑलवेज, हमेशा 0 होगा यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है ना। अब टॉर्क की बात आती है, नेट टॉर्क, क्या नेट टॉर्क 0 होगा? तो हम देख रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैं इसको इधर करूंगा ये फोर्स इधर लगेगा, ये क्यू इधर लगेगा, इसको रोटेट कराने की इस डायरेक्शन में कोशिश करेगा, यानी कि ये घूम रहा है और घूमते कोई भी बॉडी रोटेट किस वजह से करती है? टॉर्क की वजह से, यानी यहाँ पे नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। आ रही बात समझ? दूसरा केस देखते हैं। मान लो डायपोल मोमेंट यूं रखा है -q + q, ठीक है ना। यूं छोड़ देता हूं तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा q टाइम्स ऑफ e, इधर की तरफ फोर्स लगेगा -qe। तो अभी मैं पूछूं इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, दोनों बैलेंस करके नेट फोर्स 0। मैं पूछूंगा इस कंडीशन में नेट टॉर्क कितना लगा, नेट टॉर्क, तो कहेंगे 0, क्योंकि घूमने की टेंडेंसी अभी नहीं रख रहा है। यानी कि जब भी किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो रोटेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ओरिएंटेशन पे, किस पोजीशन में हम डायपोल को रख रहे हैं। यहाँ किसी एंगल थीटा पे रख रहे थे तो ये रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा था, यानी कि यहाँ पे नेट डायपोल 0 नहीं होगा। यहाँ पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रख रहे हैं तो हमारा नेट डायपोल भी 0 है, हमारा फोर्स भी 0 है, ठीक है ना। तो हम एंगल पे देखेंगे, फोर्स हमेशा 0 होगा, टॉर्क डिपेंड करेगा किस पर? एंगल। बात आ रही समझ? ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट हम लोग लेंगे, एक बाइसेक्टर पॉइंट लेंगे और एक क्या लेंगे? एक्सियल। तो पहला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं एट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब पहले हम लोग इक्वेटोरियल ले लेंगे या बाइसेक्टर एक बाद में ले लेते हैं। एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है जैसे आपके पास एक डायपोल दिया हुआ है, ये माइनस, ये पॉजिटिव, इसके ऊपर +q चार्ज है, इसके ऊपर -q चार्ज है, इसके सेंटर से डिस्टेंस इधर वाली भी l है और ये भी डिस्टेंस कितनी है? l, ठीक है ना। सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। मेरे को बताना है कि यहाँ पे P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात आ रही समझ? ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इसके एक्सिस के अलोंग है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे पता है हमेशा किसको लाते हैं? एक टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव और वेरी स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q0, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1, सही ना। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई E2। तो जो नेट फील्ड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? अब अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगी E1 E2 के, लेकिन ज्यादा कौन होगा वो देख लेते हैं। E1 ज्यादा या E2 ज्यादा, सोच के देखते हैं। इस चार्ज की इससे जो डिस्टेंस है वो कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा, यानी E1 हमारी ज्यादा होगी। तो मैं लिखूंगा E1 - E2। E1 की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? KQ/r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने लिखा K, ये हमारा है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अभी यहां से यहां तक देखो R है, मेरे को यहां से डिस्टेंस लेना है, अगर ये L है तो ये कितनी बची? R - L। तो मैं लिखूंगा R - L का होल स्क्वायर
माइनस E2 यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, KQ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है, R हो गई, L ये और ऐड हो गई तो हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो मैं, माइनस ये है प्लस ये है, तो डायपोल जो होगा हमारा कुछ ऐसे होगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा आपका KQ, अंदर जो बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उसकी जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे हम लिखेंगे KQ, जो LCM आएगा वो आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KQ, अब इसको ओपन करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर इसके R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर इसके L स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा प्लस का 2RL, और यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस का 2RL, मतलब कितना 4RL अपॉन ये A प्लस B A माइनस B है तो इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से मैं 2 बाहर ले लूं तो ये आ जाएगा 2KR। ठीक है ना, 2KR बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा 2QL। ठीक है ना, 4KQRL 4KQRL। ठीक है, अपॉन आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। अब 2QL अपना क्या है, अच्छा ये 2QL मैंने निकाला क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में E लिख रहा हूँ तो मुझे वेक्टर फॉर्म में P भी चाहिए, और P की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो P हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू बीच के डिस्टेंस, चार्ज है क्यों, बीच के डिस्टेंस है 2L, तो मैं यहाँ लिख दिया 2QL, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर E इज इक्वल टू 2KRP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी एक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे। इसको थोड़ा जनरलाइज हम लोग कर लेते हैं। जनरलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो L को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यहां आ जाएगा is equal to 2KRP अपॉन R रेज़ टू पावर 4। अच्छा, यहाँ हमेशा हम लोग को डाउट होता है कि किसे नेग्लेक्ट करें, तो याद रखेंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले को नेग्लेक्ट करते हैं, इनटू वाले को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आपका आ गया R से R कैंसिल आउट, यानी E की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 2KP अपॉन R क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल मोमेंट की वजह से वो इतनी होती है 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इनमें से दोनों में से एक डायपोल है और एक इन दोनों में से एक आता ही आता है, तो इसे याद रखेंगे। इसको स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, एक बात और यहां हम देखेंगे, क्योंकि जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी, क्योंकि E1 हमारी ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। इस वजह से हम लोग यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं करने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ छोटा सा लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग P, जिधर P होगा उधर ही हमारा क्या होगा, डायपोल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाइसेक्टर, है ना। बाइसेक्टर पे हम लोग निकालना चाहते हैं कैसे,
ये मान लो हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो हमारा नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, L और L, यानी दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन मतलब है इसके मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन के अलोंग यहाँ पर हमें P पॉइंट है, यहाँ पे बतानी है ये डिस्टेंस कितनी है, x या r ले लो आप, है ना। तो P पॉइंट पे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फिर से वही काम करेंगे, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना होगा तो किसको लेके आएंगे, एक पॉइंट चार्ज को। पॉइंट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव और छोटा चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेगा, इस लाइन के अलोंग करेगा, तो इधर की तरफ एक फील्ड आ जाएगी E। ठीक है ना। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक आ गई E। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, ये एंगल अगर थीटा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है ना। अब इस E का इधर कंपोनेंट लूंगा, कितना आ जाएगा, E cos थीटा। नीचे वाले E का इधर कंपोनेंट लूंगा, क्या आ जाएगा, E cos थीटा। E का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, E sin थीटा। इस E का ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, E sin थीटा। दो E sin थीटा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2E cos थीटा। ठीक है, अभी मैं मॉड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्या आ जाएगी, 2E cos थीटा। वैल्यू डाल देते हैं 2E, E की वैल्यू कितनी भाई, यहां से यहां तक के चार्ज की KQ बाई, ये मान लो Q है, ये भी Q है, तो लिखेंगे KQ बाई R स्क्वायर। R क्या है, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। देख लेते हैं cos थीटा इस ट्रायंगल में देख के बताओ बेटा कितना होगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है L, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो लिख देते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं, जो E की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ E, वो कितना आ जाएगा, के भाग लेते हैं, इतना बन जाएगा 2KQL। वापस से क्योंकि मैं वेक्टर में लिखना चाहता हूं इसलिए मैंने लिखा 2KQ, के तो बाद लिखा 2QL, और ये आ जाएगा एक पावर हाफ पावर मींस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। तो ये P बन गया अपना, तो मैंने लिखा KP, और यहाँ क्या लिख दूंगा, E, क्योंकि मैं वेक्टर में अब लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात और ध्यान से देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिल रही है, और P की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब P इधर है। ठीक है ना। यानी E P के ऑपोजिट है, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है, ये शो कर रहा है ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव आ रहा है, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है किसका, बाइसेक्टर पे किसी भी डिस्टेंस पे रखा हो तो ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ लिखें इफ R इज ग्रेटर देन L, R L से बहुत बड़ा है, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है ना। तो मैं किसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, L को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ये वाला L नेग्लेक्ट होगा, इधर E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, माइनस KP अपॉन R क्यूब, और अगर मॉड में मैं लिखना चाहूं तो E की वैल्यू क्या लिखूंगा, KP अपॉन R क्यूब। ठीक है ना। ये मॉड हो गया और ऊपर वेक्टर के साथ हो गया। ये दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन स्कूल में आता है, बिल्कुल अच्छी तरह हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स से जाइए, यहां पर हमारा एक डायपोल रखा हुआ है, 2 कूलम पॉजिटिव 2 कूलम नेगेटिव, उनके बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरे को दी है इनके बीच की 2 × 10⁻³ मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना। कहता है चार्ज से इस पॉइंट से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P,
और इस पॉइंट से 3 मीटर की डिस्टेंस, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,0, इसके कोऑर्डिनेट है 0,3। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अलग अलग। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे। एक हमारे पास डायपोल है, डायपोल पे चार्ज है 2 कूलम और इसके बीच की लेंथ है 2 × 10⁻³ कहता है डायपोल के मिड पॉइंट से 3 मीटर पे एक पॉइंट है P और इधर भी एक पॉइंट है Q, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल है, ये वाला बाइसेक्टर है ना। तो इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब देखेंगे इसके बीच की डिस्टेंस बहुत है 0.002 और ये जो डिस्टेंस है r, मैंने बताया था ना r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, डायपोल के सेंटर से हमेशा डिस्टेंस ली जाती है, वो कितना है 3 मीटर, यानी बहुत बड़ा, मींस r जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन है, यानी वो वाला केस लगाएंगे बाद वाला। तो E एट यहां लिख देंगे इक्वेटर, इक्वेटर पे जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई 2kp/r³। हमने देखा था, लिख देते हैं 2 और k कितना होता है 9 × 10⁻⁹। p क्या होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हमारा है चार्ज इनटू बीच के डिस्टेंस, चार्ज है हमारा 2, बीच की डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ r कैन के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना, ये आ जाएगा 9 3 जा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, बात आ रही समझ। दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर पे निकाल लेते हैं। बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर पे वापस से मैं देखूंगा कौन सा केस लगाएंगे। दो फॉर्मूले मैंने बताया, एक जनरल बताया, एक बाद वाला बताया, है ना। तो बाद वाले में देखेंगे ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कितना kp/r³। तो मैं लिख दूंगा E = kp/r³। k हमारा कितना है 9 × 10⁻⁹ और p हमारा कितना है डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू बीच के डिस्टेंस, यानी कि 2 × 2 × 10⁻³ r³ मतलब 27। ठीक है ना, 9 3 जा, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस देखेंगे, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होती तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। कंपैरेबल डिस्टेंस है तो कंपेयर नहीं कर पाने तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दूसरा वाला लगाएंगे जो मैंने पहले बताया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं, नोट कर लेंगे इसको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी का मतलब अभी हमने इक्वेटोरियल पे सीखा, बाइसेक्टर पे सीखा, इसके अलावा कोई पॉइंट हो तो क्या किया जाए वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2l है ना। ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मुझे निकालना है फील्ड, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, कितनी है r, और ये जो एंगल है वो कितना है थीटा। बता के समझ, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है ql है, थीटा है एंगल और r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, यहाँ पे नेट फील्ड बतानी है। ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो लिख देते हैं, फिर इसको डिराइव भी कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे नॉट इन एनसीईआरटी, ये जनरल है कंपटीशन लेवल के लिए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देंगे। अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा।
ये जनरल है, जनरल फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट P के लिए, ठीक है ना। अभी इस फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूले से वो दो फॉर्मूले कैसे डिराइव होंगे वो मैं करके दिखा देता हूँ। और इसके लिए जो हमारी मेन, मैंने इसके लिए अप्रोक्सीमेशन लिया, वो क्या लिया है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। बात आप समझ, तभी के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को, अब इक्वेटोरियल पॉइंट जो होगा वो ये होगा बेटा, है ना, मतलब P जो है पॉइंट होगा अभी यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस पॉइंट के लिए 0, तो cos की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे, यहाँ लिखेंगे E इक्वेटोरियल KP अपॉन R क्यूब, और ये आ जाएगा 1+3। अब अगर P पॉइंट यहाँ पहुंचाना है तो ये लाइन धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे, यानी एंगल कम होते होते क्या हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 1, 3 into 1, तो 3 into 1 3 plus 1 4, अंडर रूट 4 मतलब 2, तो कितना आ जाएगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2kP अपॉन R क्यूब। यही था फॉर्मूला क्या, ठीक है ना। अब हमें बाइसेक्टर पे लाना है, तो बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट इस P को धीरे 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 स्लाइड कराते हुए यहाँ पे लिया है, तो ये जो एंगल बन जाएगा ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री, कितना बन जाएगा 90। तो इस फॉर्मूला में हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे, तो E एट बाइसेक्टर, है ना, बाइसेक्टर वाले देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1+3, और cos स्क्वायर थीटा, cos 90 की डिग्री कितनी होती है 0, तो 3 into 0, तो आपका कितना आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब, ये आ गया मॉड ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर वाला भी मुझे पता चल गया, इक्वेटोरियल वाला भी मुझे पता चल गया, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे की वीडियो करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।